नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों फिर से सुलग उठी है। एक और आलम मोहम्मद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर बरेली कांड ने सूबे के माहौल को और गर्मा दिया है। कानपुर से शुरू हुआ आलम मोहम्मद विवाद धीरे धीरे प्रदेश में फैल गया और अब यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इसी विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी बरेली में इसी विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस एक्शन में प्रशासनिक रवैये को लेकर विपक्ष सरकार पर खुलकर हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने बरेली हिंसा की जांच के लिए 14 संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने सभी नेताओं को रास्ते में ही रोक लिया। सपा सांसदों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया। सरकार का कहना है कि शांति व्यवस्था के लिए बाहरी नेताओं को रोकना जरूरी था, जबकि सपा का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष की आवाज दबा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या आलम मोहम्मद विवाद और बरेली हिंसा यूपी की राजनीति में नया मोड़ लाएगी? आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केपी मलिक सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुबह से आलम मोहम्मद विवाद को लेकर बरेली जा रही वो जो सभा डेलीगेशन थी उसे रोक लिया गया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है और आलम मोहम्मद विवाद बीजेपी के लिए क्या सियासी संकट बन गया है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एंटी कॉम्पेंसी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो यूपी हो, जिस प्रकार से चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा बचता है। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। अगर सवाल पूछा जाए कौन है ये तौकीर रजा, ये क्या करना चाहते हैं, इनका क्या मतलब है, क्यों हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शांत प्रदेश है जहां पे कोई इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, वहां एक नया मामला खड़ा कर दिया जाए ताकि लोगों में एक चहल पहल हो जाए। क्योंकि बेरोजगारी पे बात करने के लिए, महंगाई पे बात करने के लिए, भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए ना कोई मुद्दा है, ना कोई समझ है। तौकीर रजा जी मुद्दा उठाए ना भ्रष्टाचार का। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिसको हम जैन जी कह रहे हैं, जो मोहन भागवत जी जिस मामले से परेशान है, क्या तौकीर रजा जी उस मामले से परेशान नहीं है क्या? यह एक नया मामला दे दिया कि आई लव मोहम्मद आ गया और आई लव, अरे बोलते फिरो आई लव मोहम्मद, उससे क्या होता है? ये जय श्री राम बोल रहे हैं, आप आई लव मोहम्मद बोलिए। लेकिन बात यह है कि कुछ जाहिल उधर है और कुछ जाहिल इधर है, और दोनों मिलके इस तरह का माहौल बना दे रहे हैं कि जिससे 90% लोगों को परेशानी होती है, और सियासी दल उस पर अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। सियासी दलों को काम मिल जाता है। अब अगर आप देखें, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जाके वहां क्या करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद भी तो वहां जाके राजनीति करना चाहते हैं, या इनके जाने से वहां पे कोई विशेष चीज हो जाएगी? तो सियासी दल हैं, वो भी अपनी सियासत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी सरकार है वो अपनी सियासत कर रही है। तौकीर रजा साहब अपने आप को चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब सियासी मामला है, इसमें जनता के लिए कोई भलाई या जनता के लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, और जनता के हित का सोचने के लिए किसी के पास ना समय है और ना वो सोचना चाहते हैं। क्योंकि सियासी पार्टियां समझ चुकी हैं कि अगर सत्ता में आना है, चुनाव जीतना है, तो इसी तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। सड़कों पे आने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, विद्यार्थियों के मुद्दे पे, उनके पर्चों के मुद्दे पे सड़क पे आने का कोई फायदा नहीं। लगातार आंदोलन छात्र कर रहे हैं उत्तराखंड में। लद्दाख वाली घटना को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। आसाम में आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में आंदोलन चल रहा है। क्या कोई सियासी दल उस पर बात कर रहा है? क्या कोई चैनल उस पर डिबेट कर रहा है? ये सब तौकीर रजा और जो है दूसरे रंग देने के चक्कर में चैनल भी लगे हुए हैं और सियासी दल भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उनको इग्नोर करके इस तरह के धार्मिक मुद्दों को भड़का के किस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, ये उसकी एक कोशिश है। जी जी, सही कह रहे हैं सर, लेकिन सपा का प्रतिनिधि मंडल रोकना लोकतांत्रिक अधिकारियों का हनन है। वो जा ही तो रहे थे,
उनको रोकना क्यों? और यूपी में अल्पसंख्यकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और आपको योगी आदित्यनाथ का बयान भी देखा होगा, और जिस तरह से मुस्लिमों को खास कर टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें ये पार्टी तो मुस्लिम और हिंदू की राजनीति करके ही सत्ता में आती है और इनका प्रमुख एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज कर रही है तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी वही कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में अगर खोट नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोच रही होती कि जाएं जाके क्या कर लेंगे, तो जाने देते उनको, वो जाके क्या करेंगे। तो वो भी ये सोच सकते थे भाई जाएं अपना, जाके जो करना आपको करके आइए। भाई वो अगर किसी को दिक्कत हुई है, किसी को परेशानी हुई है, तो वो उसकी सांत्वना उनको दे सकते हैं, उनके परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जाना चाहता है तो मुझे लग रहा है उसको इस प्रकार रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, रोकने ना रोकने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर ये वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको सहानुभूति मिलेगी और वो सहानुभूति को भुनाने का काम चुनाव में किया जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल बनाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सख्त है और उत्तर प्रदेश में वो तमाम मामलों को छोड़ के जिस प्रकार से इस तरह की राजनीति कर रही है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भ्रष्टाचार पे जिस तरह से हम बात करते थे उत्तर प्रदेश में, आज पुलिस प्रशासन और दूसरे डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस पर ना समाजवादी बात कर रही है और ना भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। ये लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले दिनों आप लखनऊ में देखा जिस प्रकार से युवाओं ने आंदोलन किया, परीक्षाएं रद्द हुई, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, उस पर कोई भी सियासी दल आगे आके उन छात्रों के साथ आता नहीं है। छात्र निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। आज त्राहिमाम है, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसी की पैदावार है ये जनजी जिसको हम बोलते हैं। इसीलिए इस जनजी नाम से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है और जिसकी आशंका संघ प्रमुख मोहन भागवत जी जता चुके हैं। ये आशंका निराधार नहीं है। उनकी आशंका इसलिए है कि कहीं ना कहीं देश में जो माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, उन्होंने 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा बन सकता है कि युवा कहीं आकर्षित ना हो जाए इस मुद्दे पे, इसलिए वो आगाह करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं उससे बचना चाहिए। जी जी, सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि 2027 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति धार्मिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर बढ़ रही है। विपक्ष के आंदोलन में सरकार को सचमुच नुकसान होगा या फिर सिर्फ राजनीति नौटंकी ही मानी जाएगी? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 10 साल की सरकार की अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। दूसरा, जिस प्रकार से पहले सुशासन प्रशासन और बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन में है उससे स्थानीय लोग आहत हैं और उसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नुकसान होने की संभावना है। वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ जोड़ के नहीं देखा जाता, लेकिन बड़ी मात्रा में अगर आप देखते हैं या हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर यही नजरिया रहा तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ मैं देखता हूँ। इसके अलावा जिस प्रकार से बहुत एग्रेसिव होकर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी किनारे पे खड़ी हुई है, उसके पास आज कुछ लड़ने को नहीं है, तो उसका सीधा सीधा फायदा मुझे मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी है उसको मिलकर दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी को अगर ये फायदा मिलता है, उसके साथ पिछड़ा दलित और जो उनका पीडीए है उसके साथ मुस्लिम आता है, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई मुझे समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए है, जो कई सारे दल हैं, उन वो भी छिटक सकते हैं। जो बीच बीच में इस तरह की चर्चाएं चलती हैं कि चाहे वो राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो और चाहे वो पश्चिम के जयंत चौधरी हो, बीच बीच में इस तरह की चर्चाएं चलती हैं कि कहीं कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से विमुख है और कभी भी वो पाला बदल सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है।
और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्साहित मुझे नजर आती है। हालांकि 2027 अभी बहुत दूर है। 2027 का आकलन इतनी जल्दी करना मुझे लगता है बेईमानी है। अभी उसके लिए हमें और इंतजार करना चाहिए। जबकि बिहार चुनाव के बाद तस्वीर बदलेगी और एक माहौल हमें समझ में आएगा कि देश का माहौल किस प्रकार से है। और अगर देश में कुछ उस तरह का माहौल बनेगा तो उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बरेली हिंसा और आलम मोहम्मद विवाद ने यूपी की सियासत को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही गर्म कर दिया। एक तरफ भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के दमन और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का मामला बता रही। सपा नेताओं का कहना है कि उन्हें रोकना यह साबित करता है कि सरकार सच्चाई सामने नहीं लाने देना चाहती। वहीं प्रशासन का दावा है कि नेताओं के आने से माहौल और बिगड़ सकता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यूपी की राजनीति अब धार्मिक ध्रुवीकरण के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, या फिर सब आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में एक बड़ा राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात साफ है, आलम मोहम्मद विवाद और बरेली कांड दोनों ने यूपी की सियासी हवा में नई तपिश भर दी है। आने वाले दिनों में यही विवाद तय करेगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, शासन की शक्ति पर या विपक्ष की सियासी लड़ाई पर। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।